Hi guys, welcome back to my channel. Today we are comparing the suggested answer issued by the institute with the IDT certified copy, जिसमें मैंने सबसे बेस्ट आंसर्स को कंपाइल करके एक IDT की आइडियल कॉपी बनाई है जिसमें 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. So question number 1, XYZ Limited is a registered supplier under GST. In the registered supplier in the GST in the state of Tamil Nadu is engaged in providing various kind of supply of goods and services. It provide following information for the month of October 2023. Supply a consignment of goods in to Messrs Vikram Industry registered in Kerala. Territorial water में supply करी है जो कि registered है केरला में. The state's territorial water is located at a distance of 12 nautical miles from the baseline of state of Kerala and 11 nautical miles from the baseline of state of Tamil Nadu. So place of supply will be the nearest coastal point in this case. तो place of supply हो जाएगा 11 nautical miles. ठीक है. अगला अगला पॉइंट है प्रोवाइड प्योर लेबर सर्विसेज टू कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कमर्शियल यूनिट 12 लाख रुपए की. Supplied 25 televisions over the counter 14 lakh. Received a debit note in respect of inward interest rate supply 3 lakh rupees, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 का डेबिट नोट है. द क्वांटिटी डिफरेंस एज अग्रीड. दीज इनवर्ड सप्लाईज वर यूज्ड टू ऑल गुड्स मैन्युफैक्चर इन द फैक्ट्री. डेट ऑफ डेबिट नोट इज 17 अक्टूबर 2023. करंट मंथ का डेबिट नोट है. परचेज सिल्क यार्न आरसीएम अप्लाई होएगा इस पे 8 लाख रुपए का. अवेल्ड सर्विसेज ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इन चेन्नई 6 लाख रुपीज. परचेज रॉ मटेरियल फ्रॉम एबीके लिमिटेड रजिस्टर्ड इन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 15 लाख रुपए की. परचेज अ न्यू ट्रक. अलाउड आईटीसी इसका 14 लाख रुपीज. अब एडिशनल पॉइंट्स. द कंपनी क्लेम्ड डेप्रिसिएशन. तो ट्रक पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया तो आईटीसी नहीं मिलेगा. द कंपनी प्रोवाइड अ कॉर्पोरेट गारंटी ऑफ 2.5 करोड़ रुपीज. सो ये अमेंडमेंट में से आया ये वाला पॉइंट. In the month of March 2023, company had availed service in an interstate transaction with a taxable value of 9 lakh rupees, tax rate 18%. Under reverse charge, payment of the same supplier was made till overdue 181 days of October 2023. However, tax due under the said transaction was paid to government and input tax credit availed in the month of transaction itself. अगला पॉइंट है द अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी डिड नॉट क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ डेबिट नोट received for the reason that original purchase to earlier years for which ITC claim eligibility has become time barred. Invoice issued to Mr. Vijay for television mention only his name and state. Uh, his complete address Haryana is missing in the invoice. अगला पॉइंट है एक is mandatorily required to issue invoice. However, it did not issue invoice with the invoice reference number. टर्नओवर है 190 लाख रुपीस का. जीएसटी रेट 99%. सो अब इसका अपन सजेस्टेड आंसर देखते हैं, कंपेयर करते हैं सजेस्टेड आंसर से. तो ये है सजेस्टेड आंसर AIR 30, जिसमें इसको 14 आउट ऑफ 14 मार्क्स मिला है. तो देखते हैं. सबसे पहला ए पार्ट. सबसे पहले जीएसटी पेबल अंडर रिवर्स चार्ज. तो सबसे पहले आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सर्विसेज जो कि आरसीएम एप्लीकेबल होता है उस पे. आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विसेज सेम. आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विसेज पॉइंट प्रोविजन भी इसने लिखा है. आरसीएम सर्विसेज हैविंग टर्नओवर इन 190 लाख रुपीस. सो ये पॉइंट मैच हो रहा है पूरा. दूसरा पॉइंट है सिल्कियान. ये भी आरसीएम में एप्लीकेबल है. सो सेकंड पॉइंट एकदम एज इट इज मैच. सो 1,44,000 एंड 54,000 तो टोटल हो गया 54 एंड 1,44,000. सो टोटल 54 4,41,000. 54 एंड 1,44,000. Okay, total and 1,44,000.
ओके, 1,44,000। ये जो कि एज इट इज सजेस्टेड आंसर से मैच हो रहा है। सेकंड देखते हैं, कंपि अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंपटीशन ऑफ आईटीसी अवेलेबल। ठीक है, सबसे पहले डेबिट नोट। सो ये रहा डेबिट नोट, 3 लाख रुपीज, एंड ये रहा इसका वर्किंग नोट। नोट्स टू नोट्स, नोट 30th नवंबर, 30th नवंबर पूरा मैच, 30th नवंबर। एंड फॉर फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न और फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज लोअर, filing of annual return whichever is lower, filing of annual return whichever is lower. So second point will be Silkyan. Silkyan purchase, interstate 8 लाख रुपए, 1,44,000, 1,44,000. Silkyan 8 लाख रुपीज, 1,44,000। नोट्स भी मैच हो रहे हैं सब। फिर आता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विसेज, 6 लाख रुपीज। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विसेज 6 लाख रुपीज, 54,000, 54,000। फिर है रो मटेरियल परचेज, raw material purchase of raw material, 1,55,000, as it is match। आईटीसीएस पे अवेलेबल नहीं होगा, इनवॉइसिंग जनरेट नहीं हुआ, तो ई इनवॉइस अगर जनरेट नहीं होता है तो यही मानते हैं कि उसका इनवॉइस जनरेट नहीं हुआ। तो इनवॉइस जनरेट नहीं हुआ तो इनवॉइस नहीं है, इनवॉइस नहीं है तो अपन आईटीसी उस आइटम का अपन आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। सो ये रहा एज इट इज नोट्स। ट्रक परचेज, सेम आईटीसी नॉट अवेलेबल बिकॉज डेप्रिसिएशन हैज बीन क्लेम्ड। Purchase of truck ITC not blocked, but since depreciation under Income Tax Act 1961 is claimed on tax, ITC not available. So total ITC 81,000, 81,000 and 1,44,000. So total ITC match कर लेते हैं, 81,000, 81,000 and 1,44,000. Okay, next आता है computation of liability on outward supplies. So C part, सबसे पहले supply of consignment in territorial water. So place of supply nearest point of appropriate baseline. So place of supply will be Tamil Nadu. तो पूरा as it is इसने लिखा है। Territorial water, place of supply, location where movement end and movement end in nearest coastal line तमिलनाडु, hence intra-state supply हो जाएगा क्योंकि supplier भी जो कि तमिलनाडु का ही है, registered person। 5 लाख रुपीज transaction value, 45,000, 45,000 tax, 5 lakh, 45,000, 45,000। प्योर लेबर सर्विसेज, जो कि प्योर लेबर सर्विसेज सिंगल कमर्शियल यूनिट के लिए है, तो इसके लिए नॉट एग्जेम्प्ट, इट इज सिंस इट इज नॉट रेसिडेंशियल। सो लोकेशन, लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी दिल्ली, इंटर स्टेट, सब कुछ पूरा का पूरा मैच हो रहा है। प्योर स्टेट रेसिडेंशियल यूनिट आर एग्जेम्प्ट, लेकिन कमर्शियल यूनिट आर टैक्सेबल, और इंटर स्टेट सप्लाई है, और प्लेस ऑफ सप्लाई है दिल्ली। सो प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली। अमाउंट 12 लाख, 2,16,000, 12 लाख, 2,16,000। अब है टीवी सेल, सप्लाई ऑफ 25 टेलीविजन, इंटर स्टेट सप्लाई। अब प्लेस ऑफ सप्लाई का प्रोविजन सेम, प्लेस ऑफ सप्लाई इफ एड्रेस ऑन रिकॉर्ड, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, else location of supplier, since name of state invoice is available Punjab, sorry Haryana, then place of supply will be Haryana। तो ये 14 लाख रुपीज, 14 लाख रुपीज एंड 2,52,000। अब है कॉर्पोरेट गारंटी, कॉर्पोरेट गारंटी जो कि शेड्यूल 1 CGST 2017 रूल 18, अब वैल्यूएशन रूल कॉर्पोरेट गारंटी का
इन्होंने पूरा मेंशन किया है अच्छे से, सेम एज सजेस्टेड आंसर्स. डीम्ड सप्लाई अंडर शेड्यूल 1, ये रहा वैल्यूएशन. Value of supply is higher of 1% in actual consideration. Thus, value of supply is 1% or 2.5 crores. That is 2,50,000. 2,50,000. Same as 2,50,000, 45,000 tax. So output tax 45,000, 45,000 or 5,13,000. 45 और 5,13,000. अब आता है computation of cash. अब लास्ट में टोटल आउटपुट टैक्स 45,000 सेम 45,000 और 5,13,000. आईटीसी अवेलेबल 1,44,000, 45,000 और 36,000. सो नेट जीएसटी पेबल 2,97,000. नेट जीएसटी पेबल 2,97,000. और ये एडिशनल पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है. एंड फर्स्ट क्वेश्चन 14 आउट ऑफ 14 मार्क्स, क्योंकि बिल्कुल एज इट इज सजेस्टेड आंसर से मैच हो रहा है आंसर, इंक्लूडिंग नोट्स एंड एवरीथिंग. ओके. क्वेश्चन नंबर 2A, बैंक से रिलेटेड. ए बैंक जो कि रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग सर्विसेज ड्यूरिंग द मंथ October 2023. First, discount earn on bill discounted 6 lakh rupees. Interest earn on reverse repo transaction 2 lakh rupees exempt. Penal interest recovered from the borrower, ये भी exempt होगा. Services to merchant accepting credit and debit card payment using POS machine of bank, 50% cases the amount per transaction was up to rupees 1,500 and remaining between 1,500 to 2,000 rupees. So ये भी exempt होगा 6,50,000. The commission received from for debt collection services 12 lakh rupees, ये टैक्सेबल होगा. इंटरेस्ट चार्जेस फॉर लेट पेमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड ड्यूज, अब क्रेडिट कार्ड ड्यूज के लिए इंटरेस्ट चार्जेस है, सो 4 लाख रुपीस टैक्सेबल होंगे. अब बैंक ने ऑप्शनल मेथड ऑप्ट किया है अंडर सेक्शन 17(5) फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स ऑपरेशन for the month of October 2023. The relevant details of input tax credit are as follows. Amount of GST paid is 8 lakh rupees and eligible capital goods 6 lakh rupees. और 3 लाख रुपए सेक्शन 17(5) में ब्लॉक क्रेडिट के अंडर है. तो एप्लीकेबल जीएसटी रेट 18%. सो इनका 50% ये आईटीसी क्लेम कर सकता है 50%. सो सजेस्टेड आंसर देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2A. So net GST payable discount earn on bill, discount exempt, interest on reverse repo transaction exempt 2 लाख रुपए पे. पेनल इंटरेस्ट exempt 5 lakh rupees. पेनल इंटरेस्ट exempt सर्विसेज टू मर्चेंट exempt बिकॉज अप टू रुपीज 2,000 तक है. सर्विसेज टू मर्चेंट, सर्विसेज ऑफ creditor up to 2,000 therefore exempt. So commission paid, commission जो कि है not exempt since it is not a services of extending deposit loans or advances, so ये taxable होगा. So commission debt collection services taxable since no exemption granted, so 12 लाख रुपए taxable. अब interest for late payment of credit card dues taxable 7,20,000, 72,000. So ये taxable not exempt, hence it is taxable. So output tax payable 2,88,000, 2,88,000 total output tax. अब इसका आईटीसी कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी ऑप्शन अवेल 50% of eligible credit on mention in the question. As mentioned in the question, GST on input services 8 लाख रुपीज जो कि गिवन है क्वेश्चन में, 8 क्वेश्चन में गिवन है 8 lakh rupees and 6 lakh rupees. So total is
14 lakh rupees, and block credit 3 lakh rupees not available because it is blocked under section 17(5). अब टोटल एलिजिबल आईटीसी 14 लाख, लेकिन 50% ही अपन क्रेडिट ले सकते हैं। सो 14 लाख रुपए का 50% 7 लाख रुपीज, तो ये हो जाएगा 7 lakh rupees is ITC available. Output tax 2,88,000 and 7 lakh rupees in ITC, तो net payable nil. Same as net GST payable nil. So इसमें मार्क्स मिले हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 2A 5 out of 5. Okay. Question number 2B. Messrs Winner 2407 is an online money gaming platform operating from Singapore. It provides its user a platform to play and win money in different games, etc., that are available on its web portal. In the month of October 23, Mr. Anil, जो कि है player, unregistered person located in India, deposited an amount of 15,000 inclusive of GST in the portal of Messrs Winair 2407. Subsequently, following transaction were undertaken by Mr. Anil during the month of October 2023. Mr. Anil utilized an amount of 2500 डाले, 2500 पहले यूटिलाइज किया उसने फ्रॉम द मास्टर वॉलेट टुवर्ड्स प्लेइंग अ वर्चुअल रेसिंग गेम ऑन द पोर्टल एज ए विनिंग, उससे उसको 11,000 रुपए की विनिंग हुई, was credited on the master wallet of Mr. Anil. फिर on another portal operated by Messrs Winair 2407 in the name of Win90, Mr. Anil placed a bet of face value of 12,000 on an international cricket match. Same wallet से. The amount of such bet was placed through the master wallet. Same wallet से इसने 12,000 रुपए पे करे with the applicable taxes, and accordingly the bet amount of 12,000 with applicable taxes was transferred from master wallet to Mr. Anil to bank account of of Win90. However, मिस्टर अनिल सेम वॉलेट से इसने जो है ये 12,000 रुपए का ये बेट लगाई। मिस्टर अनिल transferred the balance amount from the master wallet to his bank account after doing the aforesaid transaction. Based on the information provided above, answer the following question providing reasons in brief. अब सबसे पहले compute the taxable value under GST law and the total GST payable on aforesaid given transaction in the hands of Messrs Winner 2407 in India. ठीक है, determine the net amount transferred by Mr. Anil from the master wallet to his bank account after the aforesaid transaction. So GST रेट है 28% और जो भी ये ट्रांजेक्शन है अपन इनको इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी ही मानते हैं ऑनलाइन मनी गेमिंग में। सो इसका आंसर देखते हैं कंपेयरिंग विद द सजेस्टेड आंसर्स। आंसर 2A, so online money gaming is a specified actionable claim, it will be liable to GST। ठीक है, पहले प्रोविजन लिख दिया, 100% अमाउंट डिपॉजिट और चिप्स परचेज। अब है वैल्यू ऑफ सप्लाईज, तो फर्स्ट डिपॉजिट जो कि 15,000 का था, सो वैल्यू विल बी 15,000 डिवाइड बाय 128%, तो 11,000 रुपए पे जीएसटी आएगा, 11,719 रुपए पे जीएसटी आएगा 28%। अनदर पोर्टल उस पे उसने लगाया 12,000 का बेट, तो वो आएगा 12,000, तो वैल्यू हो जाएगी 23,719 रुपए। वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑनलाइन मनी गेमिंग, टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड 15,000 रुपए एंड वैल्यू आफ्टर एक्सक्लूडिंग जीएसटी 11,719। ठीक है, तो जीएसटी पेबल 3,281। दूसरी बेट वैल्यू ऑफ सप्लाई 12,000 रुपए, सो जीएसटी पेबल 12,000 इंटू 28%, 3,360। सो टोटल अमाउंट पेबल 6,641। जीएसटी पेबल 3,281 और 12,000 रुपए पे 28%, 3,360। जीएसटी पेबल 6,641। इस वाले इस पे 1 डिवाइडेड बाय 128% इसलिए नहीं किया क्योंकि इस
रुपए इसने सेम वॉलेट से स्पेंड करे थे, इसलिए ये पूरा 12,000 रुपए की वैल्यू आएगा। तो पूरे पे इस पे 28% का जीएसटी लगेगा, जो कि आएगा 3360। अब नेक्स्ट आता है अमाउंट, जो कि ये अपने बैंक अकाउंट में कितना ट्रांसफर करेगा। सबसे पहले इनिशियली इसने डिपॉजिट करा 15,000, इनिशियली डिपॉजिट अमाउंट 15,000 लेस जीएसटी, जो कि इस 15,000 रुपए पे जो जीएसटी आया वो लेस होएगा। बैलेंस बचा 11,719। यूटिलाइज किया इसने 2,500 रुपीज फॉर बेट, फॉर ऑनलाइन मनी गेमिंग, और उससे इसको विनिंग हुई 11,000 रुपए की। ओके, जीएसटी ऑन डिपॉजिट्स, पेमेंट इसने किया फॉर वर्चुअल रेसिंग गेम और विनिंग हुई उससे 11,000 रुपए की, और इसने पे किया 12,000 रुपए टू विन 90। उसके ऊपर जीएसटी आया 33, जीएसटी लेस हो जाएगा, तो नेट बैलेंस इसका जो ट्रांसफर करने के लिए बचेगा 4859। ये जीएसटी 12,000, इसका 3360 पे देखते हैं। 12,000 4859 अमाउंट ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट, 4859, 4859 एग्जैक्ट मैच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2C। Question number 2C, calculate the customs valuation chapter. Calculate the assessable value, round off to the nearest 1 rupee under the custom in 1962 with the appropriate working note in the following particulars related to the import of machine by sea. By Dutch Industry Limited from USA in the month of October. Cost of machine 8,200. Freight from port of export to port of import, पूरा टोटल फ्रेट आ गया इसमें 1800 में। Dutch Industries have paid to seller cost of packing not as condition of sale but include होएगा ये cost of machine at the point one above। ये included है और कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी include होएगा। Actual selling commission paid by Dutch Industry to local agent, selling commission है, सेलिंग कमीशन, बाइंग कमीशन ऐड नहीं होता, सेलिंग कमीशन है, ये ऐड होएगा अंडर रूल 10। एक्चुअल इंश्योरेंस चार्जेस नॉट असर्टेनेबल, शिप डीमरेज चार्जेस एड 15,000, इंजीनियरिंग चार्जेस पेड बाय दक्ष इंडस्ट्री लिमिटेड मुंबई, सो ये ऐड नहीं होंगे क्योंकि ये इंडिया में पे हुए हैं इंजीनियरिंग चार्जेस। रेट ऑफ एक्सचेंज 80 फॉर यूएस डॉलर। relevant legal reasoning should be part of your answer. So let's क्वेश्चन नंबर 2C। सबसे पहले कैलकुलेट द असेसेबल वैल्यू, कॉस्ट ऑफ मशीन 8200, कॉस्ट ऑफ मशीन 8200 इनटू मल्टीप्लाई बाय 80, 6,56,000। ऐड करेंगे लोकल एजेंट कमीशन इंक्लूडेबल एज नॉट अ बाइंग कमीशन, बाइंग कमीशन नहीं है इसलिए ऐड होगा, अगर बाइंग कमीशन होता तो ये ऐड नहीं होता। ऐड कॉस्ट ऑफ पैकिंग शेल बी, पैकिंग चार्जेस shall be added in the as per rule 10 since uh, since currently included in this amount, so no so total 8200 डॉलर टोटल हो गया INR में 6,56,000। ऐड करेंगे सेलिंग कमीशन, सेलिंग कमीशन रूल 10, एनी कमीशन एक्सेप्ट बाइंग कमीशन शेल बी एडेड टू कोस्ट, तो 20,000 ऐड होएगा। अब ऐड इंजीनियरिंग चार्जेस, इंजीनियरिंग चार्जेस रूल 10, इंजीनियरिंग चार्जेस पेड एडेड एक्सेप्ट व्हेन इन इंडिया, अगर इंडिया में पे हुआ है कुछ भी चार्जेस तो वो ऐड नहीं होगा इंजीनियरिंग चार्जेस। तो एफओबी वैल्यू 6,76,000 एज पर कस्टम्स। ऐड करेंगे फ्रेट फ्रॉम द पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट टू पोर्ट ऑफ इंपोर्ट 1800 मल्टीप्लाई बाय 80, 1,44,000। अब होएगा इंश्योरेंस जो कि असर्टेनेबल नहीं है, तो 1.125% फ्रेट ऐड हो गया। अब इंश्योरेंस चार्जेस 1.125% ऑफ एफओबी वैल्यू ऑफ दिस एफओबी वैल्यू, सो ये आ गया 95.0625 डॉलर, इंडियन रुपीस 7,605, 7605। 1 point insurance charges when not ascertainable taken at the rate 1.125% of FOB value। अब shipping demurrage charges, shipping demurrage charges be added value for customs, assessable value अभी 8,42,605,
शिपिंग डीमरेज शिप डीमरेज चार्जेस ऐड होते हैं 15,000 रुपीज इंक्लूडेबल इन कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हेंस असेसेबल वैल्यू 10,532 रुपए की असेसेबल वैल्यू आ गई पॉइंट समथिंग. सो असेसेबल वैल्यू इन इंडियन रुपीज 8,42,605 8,42,605. सो ये 8,42,605. सो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2C में टोटल 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 मार्क्स मिले हैं. क्वेश्चन नंबर 4C 4 मार्क्स इन सारे स्टेप में सही मार्क्स हैं. क्वेश्चन नंबर 2C 4 मार्क्स. Next question, question number 3A. Determine the place of supply along with the justification of the following independent cases. सबसे पहले CCWL is a manufacturing of mineral water जो कि रजिस्टर्ड है मुंबई महाराष्ट्र में. इसने CCWL ग्लोबल एडवर्टाइजिंग एजेंसी GAA जो कि रजिस्टर्ड है अहमदाबाद गुजरात फॉर डिस्प्लेइंग इन एडवर्टाइजमेंट ऑन होर्डिंग at award event organized at Convention Center, Gandhinagar, Gujarat. On 31st 10 2023, the structure on which the hoardings are to be displayed is taken on rent by GAA from Mr. Kapoor, unregistered person based in Delhi. Determine the place of supply for the tax invoice to be raised by GAA to CCWL. So इसका आंसर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3A. इफ लोकेशन सबसे पहले प्रोविजन इफ लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट बोथ आर इन इंडिया then place of supply shall be determined as per section 12 of IGST Act. Case 1. First supply global advertising agency ने supply services G CCWL को. So first supply का place of supply होगा for first supply provided by GA to CCWL. Place of supply of the place of recipient registered है, so place of supply will be Mumbai, Maharashtra. In case of ये suggested answer, service provided by GA to CCWL are advertisement services, and the place of supply of such services made to a registered person is location of such registered person. Thus, place of supply for tax invoice to be raised by GAA to CCWL is location of CCWL जिसने की सर्विसेज ली है और ये CCWL रजिस्टर्ड पर्सन है. सो हेंस प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी मुंबई, महाराष्ट्र. इसमें सेकंड ट्रांजैक्शन का सजेस्टेड आंसर में कुछ भी प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं दिया हुआ और अगर मेंशन किया है तो उसको काट रखा है. फॉर सेकंड सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई इज वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड, हेंस प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दिल्ली. अब है 3A का सेकंड पार्ट. Mr. Sunil, unregistered person, resident of Delhi and currently posted in Dehradun, Uttarakhand. He went on an official visit or to Arunachal Pradesh. He purchased a leather Arunachal Pradesh से उसने लेदर बैग परचेज करा है 15/10/2023 को फ्रॉम शॉपकीपर मैसर्स ABC जो कि मैसर्स ABC ने उसको इशू करा है टैक्स इनवॉइस इन द नेम ऑफ मिस्टर सुनील ओनली. उसमें टैक्स इनवॉइस में केवल उस सुनील का नाम लिखा है, प्लेस जहां का वो रेजिडेंट है उसका कोई मेंशन नहीं करा है इसने. तो मिस्टर सुनील रिटर्न बैक टू देहरादून अलोंग विद द लेदर बैग. डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर द टैक्स इनवॉइस. सो OTC सेल in case of supply of goods to unregistered person over the counter OTC where person is not recorded in the invoice. इस केस में उसने एड्रेस रिकॉर्ड नहीं किया तो द प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ सप्लायर, तो जहां वो सेल हुई है उसी जगह का प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा. सिंस इन द गिवन केस द एड्रेस ऑफ मिस्टर सुनील इज नॉट रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ मैसर्स ABC that is Arunachal Pradesh. Same in certified copy. Case 2. As per section 10 of IGST Act, place of supply in case of goods where the supply made to unregistered person, place of supply will be location of recipient if address state name mentioned in invoice. But state name mention नहीं है तो place of supply in this case
will be Arunachal Pradesh. Case 3. Case 3, Mr. Pintu, unregistered person under GST, resident of, went to visit Shimla, Himachal Pradesh, along with his family during holidays in the month of October 2023. Due to some medical emergency, उसने purchase करी है कुछ medicines from a medical store at Mall Road, Shimla, and tax invoice was issued in the name of Mr. Pintu, mentioning the address of Kamal. इसमें उसने कर्नल हरियाणा, mentioning the address of Haryana only. The medicine purchased were consumed at Shimla during the period of stay. Determine the place of supply. तो इसने एड्रेस मेंशन कर दिया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई होएगा एड्रेस, इसका एड्रेस हरियाणा. Case 3. As per section 10, place of supply in case of goods supplies made to unregistered person, place of recipient, that is if the state name of state is place of supplier. In the given case, address mentioned in invoice, so place of supply will be Haryana. Same as in case of supply goods unregistered person over the counter OTC sale, where address of such person is recorded in the invoice. That is name of person, state name of such person. The place of supply is the location as per said address. Thus, in the given case, since the address of Mr. Pinto is recorded in invoice, place of supply is Haryana. I have question number 3B. मिस्टर शर्मा जो कि डायरेक्टर हैं वी लिमिटेड के, प्रोवाइड पर्सनल गारंटी ऑन 31/10/2023 to a nationalized bank for sanctioning the cash credit facility of 100 lakhs sanction in favor of V Limited. Mr. Sharma was not paid any consideration for the same by V Limited, whether the said activity provided by Mr. Sharma will be considered as supply. If yes, what will be the value of such supply? Explain in brief relevant provision. Question number 3B. डायरेक्टर ने कंपनी को इनडायरेक्टली सर्विसेज दी है. As per the relevant provision of the Act, read with rules and circulars, the activity of furnishing a guarantee by a related person to a recipient under the scope of supply. Hence, the activity providing the guarantee by Mr. V Limited is a supply. Hence, the activity of providing guarantee by Mr. Sharma to V Limited is a supply, even if no consideration is charged as benefit is derived by V Limited in the form of personal guarantee. As per the amended Rule 28(2), supply of furnishing guarantee to related or distinct person shall be higher of 1% of the guarantee amount or actual consideration charge. 1% of the guarantee amount shall be deemed to be the open market value of such supply. However, as per the RBI guidelines, director of a company are not permitted to charge any consideration for providing personal guarantee, whether directly or indirectly. Hence, the open market value of the such supply shall be nil. Hence, value of supply being higher of nil open market value और actual consideration जो कि उसने कुछ charge ही नहीं करा तो वो वैसे nil रहेगा. Hence, the value of such services shall be nil. इसका suggested answer देखते हैं. Since the director of a company are related person in terms of Schedule 1 of CGST Act, the activity of providing personal guarantee by a director of the bank, financial institution for securing credit facility is to be treated as supply of services even made without consideration. Supply of services तो माना जाएगा लेकिन valuation rule इस पे नहीं लग पाएगा. Thus, the activity providing personal guarantee by Mr. Sharma to the nationalized bank will qualify as supply. Supply तो है लेकिन valuation नहीं हो पाएगा इसका. So, value of such supply will be the open market value in terms of Rule 28. However, as per the RBI guidelines, no consideration by way of commission brokerage fees can be provided अब same as it is. इसने सेम लिखा है पूरा एकदम सजेस्टेड आंसर से बिल्कुल मैच हो रहा है इसका आंसर, तो इसका पूरे में से पूरे मार्क्स मिला है. सो इन लिeu of providing personal guarantee to bank borrowing credit
limits except exceptional cases. Thus, it is clarified that open market value, the said supply may be treated as zero, nil, and therefore no taxes payable on such supply services by Mr. Sharma V Limited. Same as it is, same इसका आंसर है. सो इस आंसर में इसको मार्क्स मिले हैं 5 मार्क्स, 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स. ये क्वेश्चन नंबर 3B सेम एज इट इज मैच हो रहा है बिल्कुल सजेस्टेड आंसर से. ये इसका आंसर और ये आईसीआई का सजेस्टेड आंसर एकदम एज इट इज मैच. पूरा मैच हो रहा है एकदम एज इट इज. अब 3C GHN imported certain item on 14th October 2023. According to GHN Limited, these items should be classified under the chapter heading number and custom tariff schedule, whereas department's view was these items should be classified under different chapter heading. GHN Limited अलग से अलग चैप्टर और हेडिंग में क्लासिफाई कर रहा है और डिपार्टमेंट उसको अलग चैप्टर और हेडिंग में क्लासिफाई कर रहा है. So there was dispute going on between GHN Limited and the department regarding classification of product. Meanwhile, an exemption notification issued on 26th October. बाद में 26th October को exemption notification आया है ना, exempted on disputed goods by classifying it under chapter heading number for future imports from 30th October 2023 onwards. Now GHL claimed that since department exempted the product, department ने exempt कर दिया product को under the chapter heading, hence it also be classified under the same heading even though imported goods earlier. Discuss with the help of decided case law whether the contention of GHN Limited is correct as per law. अब इसका आंसर बिल्कुल सजेस्टेड आंसर में इतने से पैराग्राफ में दिया हुआ है. द कंटेंशन ऑफ GHN लिमिटेड इज करेक्ट एज पर लॉ. एज पर जुडिशियल रूलिंग, इफ एन एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन क्लासिफाई अ प्रोडक्ट अंडर अ स्पेसिफाइड चैप्टर हेडिंग फ्रॉम अ स्पेसिफाइड डेट, अगर किसी स्पेसिफाइड डेट से क्लासिफाई करता है, द सेड क्लासिफिकेशन कैन बी एक्सेप्टेड फॉर द पीरियड प्रायर टू इट बीइंग बेनिफिशियल टू द एप्लीकेंट. मतलब पिछले पीरियड्स के लिए भी मान सकते हैं अगर वो बेनिफिशियल है एप्लीकेंट के लिए. अब इसका आंसर कंटेंशन ऑफ GHN लिमिटेड इज करेक्ट, इसका मार्क्स मिल गया कंक्लूजन के एज पर लॉ बिकॉज आइटम हैज टू बी क्लासिफाइड एज पर द हेडिंग सब हेडिंग इफ एनी कंफ्यूजन इज देयर इन एग्जेम्पशन एज पर फॉर फेलियर सब गलत. relevant laws and interpretation rules of interpretations have to be followed. As on 26th October, because of the notification issued, it is clarified about the classification and the said product should be classified under the chapter heading. ये पूरा सही, इसका 1 मार्क मिल गया. Even though it was imported earlier, the notification was issued, but that does not deny the fact that these products will be classified under this heading. As government through notification can provide such clarification and exemption, hence contention of GHN limited is correct as per law. तो mainly 3C में mainly conclusion वाले part के 3 marks और थोड़ा बहुत रीजनिंग, जबकि इसका आंसर सजेस्टेड आंसर केवल 3-4 लाइन का है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4A. रजवाड़ा ऑपरेटर्स लिमिटेड ROL is registered under GST in the state of Karnataka. जो कि ROL जो कि एक ECO इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है. It owns and operates web portal which supply various goods and services on behalf of various sellers and service providers to its ultimate customers. Details of supplier under through ROL in the month of October 2023 as under. सबसे पहली first transaction sale of goods worth 1,47,000 जो कि inclusive of GST है. 1,47,000 inclusive of GST by A Limited registered supplier. A Limited जो कि एक registered supplier है of Rajasthan to B Limited Gujarat. Also goods worth taxable value of rupees 1,40,000 sold by A Limited Rajasthan to B Limited Gujarat in the month of September 2023
वर रिटर्न बैक इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2023। तो इस केस में 1,40,000 टैक्स कटेगा इस अमाउंट पे एक्सक्लूडिंग जीएसटी माइनस रिटर्न वैल्यू। तो ये इस केस में नेगेटिव आएगा, तो इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4A, TCS to be collected by ROL Limited, sale of goods by A Limited to B Limited, taxable value 1,25,000 जो कि आया 1,47,500 डिवाइड बाई 118%। So TCS at the rate 1% on net value of taxable supplies is to be collected by the ECO from the supplier। तो गुड्स सेल करा था अक्टूबर में 1,25,000 का, जबकि रिटर्न आया 1,40,000। तो इस केस में वैल्यू नेगेटिव आई। सिंस रिटर्न इज मोर ड्यूरिंग द करंट मंथ, नो TCS टू बी कलेक्टेड इन दी अक्टूबर फ्रॉम ए लिमिटेड। सो फर्स्ट केस में कोई TCS कलेक्ट नहीं होगा। सो लेट्स डिस्कस विद द सजेस्टेड आंसर। ROL is liable to collect tax at source under Section 52 of CGST Act 2017, 1% net value of interstate taxable supplies of goods, value of taxable supply made less value of supplies return made through it by electronic commerce operator ECO A Limited। net value of taxable supplies कितनी आई 1,25,000, जो कि ऐसे 1,25,000 1,47,500 डिवाइडेड बाय 118%, तो आया माइनस करेंगे 1,40,000, तो नील नेगेटिव वैल्यू। दस TCS टू बी कलेक्टेड इज नील इन फर्स्ट केस। हेलो। Second, value of service provided from 21st 10/23 to 30/10/23 by way of transportation of passenger by motor vehicle by X Limited, जो कि रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी इन कर्नाटका, टू Z Limited रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन कर्नाटका, amounting to 5,50,000. It includes 1,50,000 against transportation services provided by Omnibus। तो इस केस में ओमनीबस जो कि ओमनीबस सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही है, जो कि एक कंपनी है, तो इस केस में ओमनीबस पे कंपनी को खुद को टैक्स पे करना पड़ेगा, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर पे ECO को टैक्स पे करना है, वेदर इट इज रजिस्टर्ड और नॉट, द सप्लायर इज रजिस्टर्ड और नॉट। सो आंसर देखते हैं। To transportation of passenger services provided through ECO in involved in the exception of section 9(5) notified services, therefore on the amount of 5,50,000 minus 1,50,000 4 lakh rupees, ECO shall be liable to pay tax on amount of 4 lakh rupees services provided by way of transportation of passenger। तो ECO को ही टैक्स पे करना है, तो ECO TCS थोड़े खुद से थोड़े TCS कलेक्ट करेगा, तो इस 4 लाख रुपए पे कोई TCS कलेक्ट नहीं होएगा, तो नो TCS ऑन 4 लाख रुपीज कलेक्टेड बाय ECO। अब आता है ओमनीबस पैसेंजर ट्रेवल सर्विसेज। ओमनीबस सर्विसेज जो कि कंपनी प्रोवाइड कर रही है, तो कंपनी को टैक्स पे करना है, तो कंपनी को टैक्स पे करना है, तो ECO को उसका TCS काटना है।
सो ओमनीबस पैसेंजर सर्विसेज 1,50,000 जो है की वैल्यू है. सर्विसेज बाय ईसीओ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट थ्रू ओमनीबस except where supplier is a company shall be paid by ECO under notified services. In the given case, X Limited is a company, therefore ECO shall not pay tax on 1,50,000. Rather, X Limited has to pay tax. So इस केस में TCS होएगा 0.5% ऑफ CGST, 0.5% SGST. तो TCS 1,50,000 का 0.5% 750 1,500 इसका आंसर suggested answer. ROL is liable to collect TCS since the tax on services by way of transportation of services on omnibus provided by the company through ECO is not payable by ECO under section 9(5) CGST. तो 1,50,000 का 0.5% 750 each under CGST and SGST. ROL is not required to collect TCS on transport of passenger services by other motor vehicles supplied through it worth 4 lakh rupees on the same as because tax on the same is payable by ROL under 9(5) of the CGST Act 2017. अब आता है थर्ड पॉइंट. Miss Zara of Mumbai books a room for 3 days and 2 nights in Rajniwas Palace, Jodhpur, Rajasthan through Maharaja Resort MRL से. Zara MRL also an ECO registered under GST. In Karnataka, MRL is integrated with ROL, who has an arrangement with the Rajniwas Palace. Rajniwas Palace is registered under GST in the Rajasthan and raised an invoice of 1,50,000 to Miss Zara. तो इस केस में ये है सब जब मल्टीपल ईसीओ इन्वॉल्व होते हैं तो ये एक बार ये ऐसे है कुछ. मिस मिस जारा ने रूम बुक किया विद एमआरएल जो कि एक ईसीओ है. एमआरएल ने एक तरह से सर्विसेज ली आरओएल से, मतलब आरओएल एक और ईसीओ इन्वॉल्व हुआ जो कि है आरओएल. आरओएल से लिंक है राजनिवास होटल. तो इस केस में सप्लायर साइड ईसीओ जो कि है आरओएल, क्योंकि सप्लायर जैसे ये रहा सप्लायर और इसकी तरफ है आरओएल. अल्टीमेट पेमेंट आरओएल ही राजनिवास को करेगा. तो आरओएल जो कि सप्लायर साइड ईसीओ है तो आरओएल को ही टैक्स डिटेक्ट करना है, आरओएल को इसका टीसीएस कलेक्ट करना है. सो इसका आंसर देखते हैं. थर्ड, where multiple ECO involved in the scene, ECO integrated with the supplier shall be the one liable to deduct TCS. Okay, liable to collect TCS. Place of supply in this case, location of immobile property, that is Jodhpur, Rajasthan. ROL shall be liable to collect TCS at the rate 0.5% CGST and 0.5% SGST from the net value of taxable supplies. Since Rajnivas Limited is registered in GST, ECO shall not be liable to pay GST on this notified services. So no tax is to be paid by the ECO on the notified services. TCS to be collected 1,50,000, 750 or 750. ROL being supplier side ECO is liable to collect TCS 0.5% under the CGST and 0.5% under the SGST on the net value of intrastate taxable supplies of accommodation services made through it by the Rajniwas Palace. So ये हो जाएगा 1,50,000 का 0.5%, 750 under each head under SGST and CGST. Okay. So next है question number 4B. Bhagwan Manufacturers and Exporters Company BMEC is registered under GST in the state of Rajasthan and supplies various goods in domestic as well as international markets. It engages in both manufacture and trading of goods. It export goods without payment of tax under bond or letter of undertakings LUT in accordance with the provision of section 16(3) of IGST Act 2017. BMEC provides the following information in relation to the various supplies made during October 2023 tax period. सबसे पहले है taxable supply of goods स्टार जो कि है डोमेस्टिक सप्लाई सप्लाइड विद इन इंडिया 14 लाख रुपीस जो कि टोटल टर्नओवर की कैलकुलेशन में ऐड होएगा. टैक्सेबल वैल्यू ऑफ गुड्स सन एक्सपोर्टेड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जो कि 10 लाख रुपए. और however taxable value of such goods
when supplied domestically by BMEC in similar quantities 6 lakh rupees. तो 6 lakh का 1.5 times और 10 lakh rupees whichever is lower. ये कैलकुलेशन में आएगा. अब taxable value of goods moon exported without payment of under payment of tax under bond 2 लाख रुपए और 1.5 times of 1,50,000 whichever is lower. अब आईटीसी की डिटेल्स. इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल ऑन कैपिटल गुड्स 1 लाख रुपीज जो कि नेट आईटीसी के कैलकुलेशन में नहीं आएगा. इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल ऑन इनपुट्स 3 लाख रुपए. इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल ऑन इनपुट सर्विसेज 1,50,000. अब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन. All the above inputs and input services and capital goods are used in manufacturing process and all the condition for availing input tax credit has been complied with. The balance in the electronic credit ledger at the time of filing the refund application is 1,50,000. The balance in electronic credit ledger of BMEC at the time of October 23. The tax period for which the refund claim is being filed after GSTR 3B of the said period has been filed is 3,25,000. So इसका आंसर देखते हैं. Answer number 4B. As per the provision, the maximum refund would be as follows. सबसे पहले total export of sun जो कि प्रोडक्ट का नाम है 10 लाख रुपए और 6 lakh into 1.5 times, so 9 lakh rupees. तो hence the 9 lakh rupees would be the export turnover for the purpose of calculation of refund. तो अब आता है मून का. टोटल एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ मून is 2 lakh rupees or 1.5 times of 1,50,000. तो 2 lakh और 2,25,000 तो whichever is lower वैल्यू आएगी. So value would be 2 lakh rupees. Total turnover of export 11 lakh. 2 lakh plus 9 lakh 11 lakh हो गया. टोटल एडजस्टेड टर्नओवर में एक्सपोर्ट टर्नओवर प्लस डोमेस्टिक टर्नओवर. सो 11 lakh प्लस 14 lakh तो टर्नओवर ऑफ स्टेट टर्नओवर इन स्टेट आ गया. टोटल रिफंड इज अवेलेबल और इनपुट सर्विसेज कैपिटल गुड्स पे नहीं आएगा. सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड वुड बी 4. मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड क्रेडिट बैलेंस करते हैं 3 लाख और 1.5 लाख. तो ये होता है 4,50,000. 4,50,000 multiplied by 11 lakh divided by 25 lakh. So 1,98,000. Same as suggested under as per rule 89(4) given case refund of ITC, refund amount, turnover of zero rated supply of goods, यानी export turnover divided by adjusted total turnover. Multiply करेंगे net ITC on input and input services. So 9 lakh plus 2 lakh divided by 9 plus 2 plus 14. मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 लाख रुपए आईटीसी ऑन सर्विसेज एंड इनपुट सर्विसेज तो 4,50,000 रुपए. तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड आया 1 लाख. तो अमाउंट ऑफ रिफंड आया 1,98,000 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला. अब है टर्नओवर की कैलकुलेशन. लोअर 6 लाख का 9 लाख और 10 लाख रुपीज विच एवर इज लोअर टू 9 लाख रुपीज. और 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.5 तो 2,25,000 रुपए और 2 लाख रुपए विच एवर इज लोअर 2 लाख रुपए. तो रिफंड अब ये रिफंड का अमाउंट आ गया 1,98,000 एज अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला. बट रिफंड की कंडीशंस इनमें से जो भी लेस रिफंड अमाउंट इज लोअर ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट. सो ये कंडीशन देखते हैं. सबसे पहले मैक्सिमम रिफंड वुड बी टोटल अमाउंट ऑफ रिफंड that is 1,98,000 और द बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिफंड एप्लीकेशन जो कि 1.5 लाख रुपए है, क्वेश्चन में गिवन है. और द बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एट द एंड ऑफ टैक्स पीरियड फॉर विच द रिफंड एप्लीकेशन इज फाइल्ड तो 3,25,000 रुपए. विच एवर इज लोअर सो विच एवर इज लोअर इज 1,50,000. तो मैक्सिमम रिफंड वुड बी 1,50,000. ये तीनों कंडीशन आ गई. So maximum refund would be 1,50,000. ITC on capital goods is not eligible for refund. Next question number 4C. Varun Goyal, एक IT professional and person with
इंडियन ओरिजिन है, जो कि यूएसए में है फॉर द लास्ट 14 months. He wishes to bring a used microwave oven जो कि कॉस्टली अप्रोक्स 1,85,000 और उसका वेट है अप्रोक्स 15 kg with him during his permanent return to India. He purchased the oven in USA 6 months back, and he has been using that oven for personal use in his kitchen. He is not aware of Indian custom rules. Analyze and summarize the related legal provision of Baggage Rule 2016 and provide him some advice in this regard. Relevant legal provision should part of your answer. तो सजेस्टेड आंसर देखते हैं। सजेस्टेड आंसर देखते हैं। A person who is engaged in profession abroad shall on return after a minimum stay of 1 year. मिनिमम स्टे 1 ईयर, उसका कितना स्टे है? 14 months, जो कि 1 साल से ज्यादा है। ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 2 year बी अलाउड क्लियरेंस फ्री ऑफ ड्यूटी पर्सनल यूज एंड हाउस होल्ड आर्टिकल्स इंक्लूडिंग स्पेसिफाइड आर्टिकल्स अप टू एन एग्रीगेट वैल्यू ऑफ 2 लाख रुपीज। स्पेसिफाइड आर्टिकल जो कि एनेक्शर 3 में दिए हुए हैं। One of such specified article is microwave oven. However, the Indian passenger should not avail this concession in the preceding 3 years. ये बेनिफिट्स तभी अवेल कर पाएगा जब वो पिछले 3 सालों में ऐसा कुछ बेनिफिट एक्सरसाइज नहीं किया है उसने। Thus, Varun Goel can bring microwave oven duty free provided he had not availed this concession in the preceding 3 years. अब आंसर देखते हैं। सर्टिफाइड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4C। Question number 4C. As per Baggage Rule 2016, when a person of Indian origin has stayed outside India for a minimum period of 1 year, uh, any of the preceding 2 years would be eligible for bringing items then mentioned in Annexure 1 and Annexure 2, but except Annexure 3 of an amount of maximum of 2 lakh rupees. तो ये रही अमाउंट की कंडीशन फुलफिल। The condition that minimum stay of 1 year should be stayed outside India for the such person exercise should not have exercised these option for bringing items in a preceding 3 years. Therefore, applying the above provision, IT professional person of Indian origin has stayed outside India for a period of 14 months, which is more than 12 months in last 2 years. Hence, the microwave oven would be duty free in to him, assuming he has not been exercised the option in the last 3 years. तो इस क्वेश्चन में मिले क्वेश्चन नंबर 4C 4 out of 4। The next है क्वेश्चन नंबर 5A। In order passed dated 1st April 23 issued to Sitaram Private Limited, the Commissioner of Central Tax, being revisionary authority, has confirmed IGST demand of 1400 crores, penalty of 200 crores, and interest of 20 crores. सीताराम प्राइवेट लिमिटेड एडमिट द लायबिलिटी। सीताराम ने एडमिट कर लिया है लायबिलिटी, पेनल्टी एंड इंटरेस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ 200 करोड़ का टैक्स, 20 करोड़ की पेनल्टी और 10 करोड़ का इंटरेस्ट सीताराम ने एडमिट कर लिया कि मतलब एक्सेप्ट कर लिया इसने रिस्पेक्टिवली, बट विशेस टू लिटिगेट द बैलेंस अमाउंट ऑफ डिमांड and thus Sitaram Private Limited deposit the required amount of pre-deposit on 12th April 2023 and files an appeal with the GST-80. GST-80 decide the appeal in favor of Sitaram Private Limited on 12th June 23. Sitaram Private Limited submit an application seeking refund of pre-deposit along with the applicable interest on 2nd July 2023, and the department acknowledges the application on the same day. The amount of pre-deposit is refunded to Sitaram Private Limited on 15th October 2023. With reference to the provision of GST Act, compute the amount of pre-deposit required to the deposit to be deposited before filing appeal to GST-80 and interest payable by the department on refund of such pre-deposit, if any, along with the necessary explanation. इसका सजेस्टेड आंसर सबसे पहले प्री डिपॉजिट वाला, the amount of pre-deposit to be made by Sitaram Private Limited on filing the appeal to GST-80 is as under। सबसे पहला जो उसने एक्सेप्ट कर लिया उसका तो फुल अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी एज एडमिटेड बाय
admitted by the taxpayer, that is 230 crores, 200 plus 20 plus 10 crore rupees, and 20% of remaining tax in dispute, that is जो कि 1400 में से 200 करोड़ गया, 200 करोड़ माइनस तो 1200 करोड़, 1200 करोड़ का 20% 240 करोड़, बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 100 करोड़। तो सो 230 प्लस 100, 230 प्लस 100 आ गया 330 करोड़, 330 करोड़। अब आता है इफ प्री डिपॉजिट मेड बाय द अपीलेंट बिफोर द ट्रिब्यूनल इज रिक्वायर्ड टू बी रिफंडेड consequent of to any order of tribunal interest at the rate 9% per annum, अगर ट्राइब्यूनल के ऑर्डर से रिफंड इशू करना पड़ता है तो 9% इंटरेस्ट लेते हैं, अदरवाइज 6% इंटरेस्ट रेट होती है। शेल बी पेबल फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ द अमाउंट टिल द डेट ऑफ रिफंड ऑफ सच अमाउंट। सो पीरियड ऑफ डिले फ्रॉम द 12 अप्रैल, जो कि अमाउंट डिपॉजिट करने की डेट थी 12 अप्रैल 2023, दैट इज 186 डेज, 12 अप्रैल 2023 to October to 15th October 2023. So number of days 186. So interest का अमाउंट निकल के आया 100 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 9% मल्टीप्लाई बाय 186 डेज डिवाइडेड बाय 366 डेज। सो ये अमाउंट आया 4 करोड़ 57 लाख 37,705 रुपीज। अब सर्टिफाइड कॉपी में आंसर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 5A, provision since the order passed with the by the revisional authority, appeal will be directly made to GST80. Okay, pre-deposit minimum amount of pre-deposit, amount of tax interest penalty admitted by the register person in 20% of disputed tax amount subject to maximum of 50 crore CGST and 100 crore IGST. In the given case, amount admitted 230 crore, 20% remaining amount 1400 करोड़ माइनस 200 करोड़ तो 1200 करोड़, रिमेनिंग अमाउंट बचा तो 20% ऑफ 1200 करोड़ 240 CR, but restricted to 100 crore rupees. Amount to be deposited 100 crores. So total amount to be deposited is 330 crores. अब आता है रिफंड, फॉर रिफंड इफ एनी एक्सेस अमाउंट हैज बीन पेड बाय द पर्सन और अकाउंट ऑफ ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल, interest at the rate 9% per annum from the date of collection till the date of payment will be paid, and in this case 12th April to 15th October, number of days 186 days। अब है इंटरेस्ट का, अब इन्होंने 330 CR पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कराया, जबकि इंटरेस्ट कैलकुलेट होएगा 100 करोड़ रुपीस पे, क्योंकि 230 करोड़ तो उसने वैसे भी एडमिट कर लिया, उसको तो वैसे भी डिपॉजिट करने ही पड़ेंगे 230 करोड़ रुपीस, तो उस पे इंटरेस्ट गवर्नमेंट किस बात का देगी, इसलिए इंटरेस्ट, इसलिए यहाँ पे अमाउंट आएगा केवल केवल 100 करोड़ रुपीस, नॉट 330 करोड़ रुपीस। सो ये वाला पार्ट गलत, दैट्स वाई 0.5 मार्क्स इस कैलकुलेशन का इनका कट गया। सो इस क्वेश्चन में मार्क्स आए हैं 4.5 आउट ऑफ 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5B, GST डिपार्टमेंट इनिशिएट प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स against Mr. Sahil, a taxable person under GST. Mr. Sahil collected 8 crore rupees of GST but failed to pay the same to government beyond the period of 3 months from the date which such payment became due. He approached the commissioner on 15/10/23 with a request for compounding of offence. Mr. Sahil made full and true disclosure of facts relating to case. After considering the request, the commissioner directed him to pay amount of 5.2 crore as compounding amount on 20/10/2023 as per the provision of section 138 of CGST Act 2017. Read with relevant rules of CGST Rule 2017. Examine the issue and provide the answer with the supporting explanatory note to the following. First question है, determine the minimum and maximum compounding amount which can be determined by the commissioner. तो 50% of tax evaded and 75% of tax evaded. So देखते हैं, since Mr. Sahil has collected amount exceeding 5 करोड़ से ऊपर का ऑफेंस है तभी कंपाउंडिंग हो सकती है, as tax but failed to pay the same to government beyond a period of 3 months from the date on which such payment become due. तो सबसे पहले मिनिमम अमाउंट ऑफ कंपाउंडिंग,
मिनिमम अमाउंट ऑफ कंपाउंडिंग इज 50%, सो 8 करोड़ का 50% आता है 4 करोड़ रुपए। और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंपाउंडिंग इज 75%, सो 75% ऑफ 8 करोड़ इज 6 करोड़ रुपीज। सेकंड है, इज अमाउंट डिटरमाइंड बाय द कमिश्नर इन केस विद इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब। हाँ, 8 करोड़ से लेकर 4 करोड़ से लेकर 6 करोड़ के बीच में कमिश्नर जो है इसका कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग डिटरमाइन कर सकता था। तो कमिश्नर ने डिटरमाइन करा है 5.2 करोड़ इज विद इन द अबव लिमिट्स प्रिस्क्राइब अंडर द जीएसटी लॉ। इन व्हाट टाइम पीरियड विल मिस्टर साइल हैव टू पे द कंपाउंडिंग अमाउंट ऑर्डर्ड बाय द कमिश्नर। सो इसको 30 दिन के अंदर अंदर जो है ये कंपाउंडिंग फीस पे करनी पड़ेगी फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर। ये उसका सर्टिफाइड आंसर। ऑफेंस, cognizable offense as per section 138, minimum and maximum compounding in case of offense under section 132 amounting to more than 5 crore rupees. So compounding amount would be minimum 50% of tax evaded, so and maximum 75% of tax evaded। तो मिनिमम होता है 4 करोड़ रुपए और मैक्सिमम होता है 6 करोड़ रुपीज। सेकंड का आंसर है 5.2 करोड़ within the limits mentioned in the compounding। फिर Mr. Sile has to pay the amount within C का थर्ड का आंसर है within 30 days from the date of determining the of compounding। सो इस क्वेश्चन में मार्क्स मिले हैं 4.5 आउट ऑफ 5, मतलब 0.5 मार्क्स कट गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5C। मिस्टर पांड्या imported certain raw material from Japan. However, Mr. Pandya was not able to furnish certain supporting documents related to the said material importing along with the bill of entry for home consumption. Mr. Pandya requests the officials to deposit the said imported goods in a public bonded warehouse for a period of 20 days, so he obtained the required documents. The custom officer initially denied for the allowing warehousing and afterward insisted Mr. Pandya to execute an immediate bond for the goods to be deposited in the warehouse. Examine the correctness of stand taken by the custom officer. So ये क्वेश्चन है warehousing without warehousing का। So आंसर देखते हैं। Where assistant deputy commissioner of custom is satisfied to an application of an importer that imported goods entered for home consumption warehousing cannot be cleared within a reasonable time. Such goods may, pending clearance removal, be permitted to stored in a public warehouse for period not exceeding 30 days। तो 30 दिन तक वो एक पब्लिक वेयरहाउस में स्टोर कर सकते हैं without the complying the conditions of warehousing। Such goods shall not deem to be warehouse goods for the purpose of Custom Act 1962 and accordingly warehousing provision shall not apply on such goods। This is popularly known as warehousing without warehousing। Thus goods imported by Mr. Pandya can be stored in public warehouse for a period of 30 days। 30 दिन तक वो वेयरहाउसिंग के कंप्लाइंस करे बिना पब्लिक वेयरहाउस में स्टोर करके रख सकता है अपने गुड्स को। However, the stand taken by the custom officer to insist him to execute an bond of goods bond for goods to be deposited in warehousing is not valid in law since warehousing provision are not applicable to such goods। बॉन्ड आपको एग्जीक्यूट तब करना पड़ता है जब आप वेयरहाउसिंग के लिए इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे हो। अगर ये जबकि 30 दिन तक अगर आपको स्टोर करना है तो वेयरहाउसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते और उस केस में आपको बॉन्ड भी फाइल करने की जरूरत नहीं होती। तो इसका आंसर देखते हैं। As per the relevant provision of Custom Act, if goods entered for warehousing cannot be deposited to warehouse with the provided with prescribed time, or goods entered for home consumption cannot be cleared, in this case, importer can deposit such goods in the public warehouse maximum period of 30 days। period of 30 days 30 days वाली condition आ गई। Provision of warehouse will not apply in the above case and therefore Mr. Pandya was not required to furnish a bond। Action of custom officer for execution of bond is not correct। However, action of importer of deposited goods of warehousing public is correct। इस क्वेश्चन में मार्क्स मिले हैं 3। मैंने जितनी भी कॉपीज देखी है उसमें से सबसे ज्यादा मार्क्स मुझे दिखे हैं केवल 3 4 में से।
Next है question number 6A. Under what circumstances the revision authority cannot exercise the power of revision under section 108 of CGST Act 2017? Is there any exception to the above provision? ठीक है, suggested answer देखते हैं. The revision authority shall not exercise the power of revision if सबसे पहला है order sought to be revised has been subject to an appeal before appellate authority, tribunal, high court और supreme court. मतलब जो order है वो already किसी appeal में चल रहा है, appellate authority, tribunal या फिर high court या supreme court में है. The period of 6 months has not expired and more than 3 years have expired. आफ्टर द पासिंग ऑफ डिसीजन ऑर्डर सॉट टू बी रिवाइज. जिस ऑर्डर को आपको रिवीजन में, जिस ऑर्डर के अगेंस्ट आपको रिवीजन में जाना है, या तो उस ऑर्डर को आए 6 महीने नहीं हुए या फिर 3 साल हो गए, मतलब रिवीजन में आप आफ्टर 6 मंथ्स बट बिफोर 3 इयर्स ही जा सकते हैं. द ऑर्डर हैज ऑलरेडी बीन टेकन फॉर रिवीजन एट अर्लियर स्टेज. ऑलरेडी रिवीजन में ले लिया गया है तो उसके अगेंस्ट में आप रिवीजन में नहीं जा सकते. द ऑर्डर सॉट टू बी रिवाइज इटसेल्फ इज अ रिविजनल ऑर्डर. रिविजनल ऑर्डर के अगेंस्ट में रिवीजन में वापस से नहीं जा सकते. Non-appealable order and decisions, that is order covered under section 121. फिर आप है exception. The revision authority may still pass an order on any point which has not been raised and decided. अगर किसी ऑर्डर के अगेंस्ट आप जीएसटी एटी या ट्राइब्यूनल या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में गए, उसमें किसी पॉइंट पे डिसीजन नहीं हुआ या फिर कोई पॉइंट रेज नहीं किया, उसके अगेंस्ट आप रिवीजन अथॉरिटी के पास जा सकते हो. बट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर इन सच अपील, उस अपील से जो ऑर्डर आया, जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर आया, हाई कोर्ट ट्राइब्यूनल, जीएसटी एटी, उनसे जो ऑर्डर आया, उस ऑर्डर के 1 साल के अंदर अंदर जा सकते हो या फिर 3 साल फ्रॉम द इनिशियल ऑर्डर, विच एवर इज लेटर. अब इसका आंसर देखते हैं. सजेस्टेड सर्टिफाइड आंसर. Answer to question number 6A. Revision authority can revise the order on his own motion or from the commission, or if it is view that order has erroneous, it is illegal, do not account material facts. ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी, ये मेन पॉइंट. द फॉलोइंग ऑर्डर कैन नॉट बी रिविजनल. फिर ऑर्डर पास्ड is itself a revisional order. Order has been taken for revision at the earlier stage. Period of 6 months has not been expired from the date of passing the order, or period of 3 years has expired from the date of passing the order. Fourth point, order is substantial matter of appeal before the appellate authority or appellate tribunal, high court and supreme court. 4 points. Exception to this rule, where any matter which has not been decided in appeal can be still revised within 3 years of order of appeal, or period of 3 years from the original order, whichever is later, where authority can pass order modifying as it may deem fit. इस क्वेश्चन में मार्क्स मिले हैं 6A में 5/6, क्योंकि चार ही पॉइंट मेंशन करे इन्होंने, तो दैट इज व्हाई 5/6. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6B. व्हाट इज सर्च वारंट? हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू इशू सर्च वारंट अंडर जीएसटी एक्ट? व्हाट डिटेल शुड बी कंटेन इन अ सर्च वारंट? ये पूरा थियरी क्वेश्चन. चलते हैं 6B. A search warrant is a written authority to conduct a search. The competent authority to issue a search warrant is officer. कौन सर्च वारंट इशू कर सकता है? ऑफिसर ऑफ द जॉइंट कमिश्नर और अबव. जॉइंट कमिश्नर और उससे ऊपर के लेवल के ऑफिसर्स ही सर्च वारंट इशू कर सकते हैं. ये सर्च वारंट्स मस्ट इंडिकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ रीजनेबल ब्रीफ लीडिंग टू द सर्च. सर्च वारंट शुड कंटेन द फॉलोइंग डिटेल्स. सर्च वारंट में ये डिटेल्स होनी चाहिए. सबसे पहले द वायलेशन अंडर द जीएसटी, लॉ, द प्रीमाइसेस टू बी सर्च्ड, premises, the name and designation of the person authorized for search, the name of issuing officer with full designation along with his round seal, date
place of issue, serial number of search warrant or period of validity, that is 2 day, a day or 2 day etc. Any 2 points, कुछ भी 2 पॉइंट मेंशन करे जा सकते थे इस क्वेश्चन में. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6B. As per the GST Act, search warrant is a warrant issued to appropriate authority to conduct search of a person if it is a right given to the holder of such warrant to search the person. The search warrant can be issued by officer not below the rank of joint commissioner. तो इस स्टेप का 2 मार्क्स. Next, under the GST Act, the same applied to SGST Act, that is, any officer not below the rank of Joint Commissioner can authorize an officer by issuing the search warrant. Details that should be there in a search warrant, etc. Name of the officer authorized for the search, the jurisdiction of such search warrant. Galat point. The amount of such offense, galat. The offense being done by the taxpayer, place to be searched, premises and area, and hours for search, that is timing. So इस क्वेश्चन में मार्क्स मिले हैं. क्वेश्चन नंबर 6B 4 आउट ऑफ 4. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 6B का ऑल्टरनेटिव. Which officers under section 72 of CGST Act are empowered to and required to assist proper officer in the implementation of CGST Act? ये भी theory question. इसका आंसर ये रहा. Under section 72 of CGST Act 2017, the following officers have been empowered and required to assist GST officers in the execution of CGST Act. Police, railway, custom, officers of the state UT central government engage in collection of GST, officers of state and UT central government engage in collection of land revenues, all village officer, or any other class of officers as may be notified by the central government. Next question है question number 6C. Under FTP, what does the National Trade Facilitation Action Plan aims to achieve? Example, the trade facilitation measures which are provided under FTP. तो ये FTP से क्वेश्चन है 4 मार्क का. So the National Trade Facilitation Action Plan aims to achieve improve in ease of doing business through reduction in transaction cost and time, reduction in cargo release time, paperless regulatory environment, a transparent and predictable legal regime, improve investment climate through better infrastructure. इसमें काफी सारे points हैं, तो any 4 points can be mentioned. Any 4 points may be mentioned. So ये हुआ IDT का पेपर. सो ये था IDT May 24 एग्जामिनेशन का पेपर रिव्यू. अगर आपको ये फाइल चाहिए तो आप नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे ये फाइल डाउनलोड कर सकते हैं. और अगर आपको बाकी किसी सब्जेक्ट का पेपर रिव्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं. आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट. थैंक यू.